तो योगी सरकार में 3 मंत्री इस वक्त हमारे साथ मंच पर हैं। योगी सरकार के 6 साल पूरे हुए हैं, दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हुआ है और मेरे ख्याल से इससे बेहतर पैनल हो नहीं सकता उत्तर प्रदेश की राजनीति और उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर और उत्तर प्रदेश की विकास गाथा को समझने के लिए। आसिम अरुण, सामाजिक न्याय मंत्री, समाज कल्याण मंत्री, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। पूर्व आईपीएस आसिम अरुण जी। दानिश आजाद, अल्पसंख्यक मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में दानिश आजाद, और साथ ही नितिन अग्रवाल, आबकारी मंत्री हमारे साथ हैं। नितिन जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। दानिश भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आसिम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत आप ही से आसिम अरुण जी, उसी की चर्चा को जो भी अभी हम बात कर रहे थे स्वतंत्र देव जी से, क्या बदल क्या गया आसिम भाई? आप तो पूर्व आईपीएस रहे हैं, पुलिस भी वही है, सिस्टम भी लगभग, अफसरशाही भी लगभग वही, तो ऐसा क्या बदल गया कि अब जो है ना लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नो डाउट बेहतर हुई? क्या बदल क्या गया? अब अचानक क्या हो गया? आप तो आईपीएस रहे हैं, बेहतर समझा सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, पुलिस भी वही है, थाना भी वही है, कानून भी वही है, तो कानून व्यवस्था कैसे बदल गई? इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, योगी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में कार्य संभालते ही 6 साल पहले सबसे पहला काम किया, पुलिस के मनोबल को ऊंचा किया। जो बात अभी हो रही थी इनकाउंटर पॉलिसी की, तो ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। जब अपराधी पुलिस के ऊपर गोली चलाते थे तो पुलिस सिर छुपा लेना या भाग जाना बेहतर समझती थी समाजवादी पार्टी के शासन में। लेकिन आज जब अपराधी पुलिस के ऊपर गोली चलाते हैं तो पुलिस का मनोबल भी ऊंचा है। पुलिस भी उसी विशेषज्ञता के साथ जो एक पुलिसकर्मी की होना चाहिए, गोली का जवाब गोली से देती है। हाँ, जो संख्याएं इनकाउंटर्स की यानी अपराधियों की गोली चलाने की पिछले सालों में कम होती गई हैं, क्योंकि उनका मनोबल गिरा है, माफिया का मनोबल गिरा है और पुलिस का मनोबल ऊंचा हुआ है। पहले क्या होता था फिर? मतलब पहले तो ऐसा नहीं कि अपराधी यूपी पुलिस पर गोली नहीं चलाते, या बिल्कुल पहले भी गोली चलाते थे। अब क्योंकि मनोबल उनका गिर चुका है तो ऐसे दृष्टांत बहुत कम आते हैं, लेकिन जहां आते हैं तो पुलिस पूरी तरीके से सक्षम है, उनका मनोबल ऊंचा है, उनका प्रशिक्षण कराया गया है और उनको पता है कि वो सही काम कर रहे हैं, तो उनको पूरी कानूनी प्रक्रिया सपोर्ट करेगी और उनके मनोबल को ऊंचा किया गया। वहीं पिछले सरकारों में जब पुलिस के ऊपर गोली चलती थी, पुलिस बारे में संशय में रहती थी कि कहीं हम ही को ना फंसा दिया जाए, कहीं मारे ना जाएं, तो बेहतर है कि डिफेंसिव रहो। आज पुलिस कानून के दायरे में रहते हुए ऑफेंसिव के ऊपर है। जो अपराधी हैं, माफिया हैं, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर रही है, बिना किसी डर के, बिना किसी भेदभाव के। नितिन अग्रवाल जी, आपको इमेच्योर क्यों लगते हैं अखिलेश यादव? आप समझ गए ना मैंने क्यों पूछा है? ये अभी आप ही का स्टेटमेंट है शायद 2 दिन पहले। इमेच्योर क्यों लगते हैं आपको अखिलेश जी? आप इसका ट्रैक रख रहे हैं, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना था कि अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के 5 वर्ष मुख्यमंत्री रहे हैं और इस वक्त वो अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। जिस तरीके के स्टेटमेंट्स उनके मीडिया में आते रहते हैं, लगातार हम लोग देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, उससे ये लगता है कि वो अपने पद की गरिमा को गिराते हैं। वो सीरियसनेस उनके स्टेटमेंट्स में नहीं होती है, वो भारीपन उनके स्टेटमेंट में नहीं होता है, और जिस भाषा का और जिस तरीके के कंटेंट को वो इस्तेमाल करते हैं, वो मैं समझता हूँ कि जो एक बार प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका हो वो शोभा नहीं देता है ऐसे राजनेता को। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अखिलेश यादव को अभी राजनीति में बहुत बड़ा होने की ज़रूरत है। अभी शायद वो बहुत छोटेपन का अपना एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। नहीं, लेकिन राहुल जी के बाद तो वैक्यूम है, वैकेंसी भी है। राहुल जी के बाद मतलब उनकी सदस्यता जाने के बाद वो वैक्यूम, वो वैकेंसी तो शायद अखिलेश जी ही भर पाएंगे, नहीं आपको लगता है? इस वक्त मैं आपको ये कह सकता हूँ, इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अलावा कोई भी उस वैक्यूम को नहीं भर सकता, क्योंकि इस देश के 130 करोड़ लोगों का विश्वास केवल और केवल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति है। अच्छा नितिन जी, आप तो क्योंकि समाजवादी पार्टी में रहे हैं, 17 का चुनाव आपने समाजवादी पार्टी की, जो आसिम भाई ने कहा वो क्या सच है? क्योंकि आप समाजवादी पार्टी, आप बेहतर बता सकते हैं कि पहले जो है वो पुलिस का मनोबल बहुत डाउन रहता था। मैं आपको 2 पुलिस डरती थी, अब अपराधी डरते हैं। 2 घटनाओं की याद दिलाता हूँ। फर्स्ट हैंड अकाउंट होगा, आप तो रहे हैं उसमें जी। मैं कर रहा हूँ, मैं आपको 2 घटनाओं की याद दिलाता हूँ। समाजवादी पार्टी की सरकार में आपको याद होगा प्रतापगढ़ की एक घटना जहाँ पे एक सीओ को गोली मार दी गई थी, और दूसरी घटना लखनऊ राजधानी की थी, जहाँ पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक सीओ को गाड़ी के बोनट पे
बिठाल कर कई किलोमीटर खींचने का काम किया था। ये उस वक्त पुलिस की स्थिति थी प्रदेश में। आज आप कहते हैं एनकाउंटर हो रहा है, तो आज ये बदलाव हुआ है उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि आज योगी जी की सरकार में यही चीज़ माफियाओं पे होती है, यही बुलडोज़र माफियाओं पे चलता है। और मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस का इकबाल हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि जो भी सरकार, हमारी सरकार आज 25 करोड़ जन विश्वास के कारण हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में है, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि प्रदेश के 25 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। दानिश जी, जो 2 सवाल पूछे उनका मर्म यही है, जो अपोजिशन कहता है कि धर्म देखकर एनकाउंटर, धर्म देखकर बुलडोजर, और धर्म देखकर विकास योजनाएं, और धर्म देखकर ही केसेस हो रहे हैं। सच है क्या दानिश भाई? देखिए, जैसा कि मुझे लगता है, और मुझे ही नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों को लगता है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। आज जिस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ग्राउंड लेवल पे बेहतरीन काम कर रही है, तो विपक्ष के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिससे वो सरकार को घेर पाए। हमने हर सेक्टर में, चाहे एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट का सेक्टर हो, चाहे हमारा स्वास्थ्य का सेक्टर हो, चाहे रोजगार का सेक्टर हो, हर सेक्टर में हमने बेहतरीन काम किया है। हमने जो कहा धरातल पे उन चीज़ों को पूरा किया, और आज विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। इसीलिए विपक्ष जो है समाज का ध्यान भटकाने के लिए जाति, धर्म, मजहब को के बयान देती है, स्टेटमेंट देती है। लेकिन आज हमारी जनता जो है ये जागरूक है, और ये जानती है कि इसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। कौन सी सरकारें जब थी 2012 से 17 तक, तब उत्तर प्रदेश की कितनी बुरी स्थिति थी, और आज किस तरीके से उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार 2017 से लेकर अब तक बीते 6 वर्ष में हमने उत्तर प्रदेश की क्षमताओं के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के तरक्की के लिए, यहाँ के नौजवानों के सशक्तिकरण के लिए, हमारे अल्पसंख्यक समाज के भाइयों के उत्थान के लिए, उनकी प्रगति के लिए, हमारी जो बहनें हैं उनको समाज के मुख्य धारा से ले आके उनको समाज में मजबूत करने के लिए, इन तमाम बिंदुओं पे पूरी ईमानदारी से काम किया है। आज हर योजना का लाभ, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज हर योजना का लाभ पात्र तक बिना भेदभाव के और बिना भ्रष्टाचार के अगर पहुंच रहा है, तो ये हमारी योगी सरकार की गुड गवर्नेंस की देन है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे लेता हूं। सरकारी फंड से रामायण पाठ सही या नहीं? देखिए, हमारा जो देश है, पहले ये समझना पड़ेगा, हमारा देश, हमारा उत्तर प्रदेश, मैंने बोला सही या नहीं, वहीं पे आ रहा हूं मैं। अच्छा, एक ये हमारे देश की संस्कृति का देश है। यहाँ पे हम होली भी मनाते हैं, दीपावली भी मनाते हैं, यहाँ पे हम ईद भी मनाते हैं, हम यहाँ रमजान में भी रहते हैं। आप देखिए कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। हमारा देश जो कि एक धार्मिक देश है, तो हम अलग अलग रिचुअल्स को भी प्रमोट करने का काम करना चाहिए, चाहे जो भी जाति, धर्म, मजहब के लोग हो। और हमारी सरकार किसी एक जाति, धर्म, मजहब के प्रमोशन के लिए काम नहीं करती। अगर हम खुल के होली मनाते हैं, तो पूरी स्वतंत्रता के साथ ईद मनाने की भी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में काम होता है। हमने एक विश्वास जताया है आम जनमानस में, चाहे हर किसी भी जाति, मजहब के लोग हों, सबके अंदर एक विश्वास है। और विश्वास क्या है कि आज उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के रूप में एक ऐसी सरकार है जो बिना भेदभाव के लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम, लोगों को गुड गवर्नेंस देने का काम, लोगों को एक सुरक्षित माहौल देने का काम कर रही है। और इसी विश्वास ने, मैं फिर से आपको बताऊं, इसी विश्वास ने 37 साल बाद एक इतिहास रचा, और उत्तर प्रदेश में किसी मुख्यमंत्री ने दोबारा अगर शपथ ली लगातार, तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ली। सरकारी फंड से रामायण पाठ सही या नहीं? देखिए, मैंने फिर आपको बताया, आप हाँ या नहीं, मैं फिर आपको बता रहा हूं कि हमको अपने देश के अर्थव्यवस्था को, हमको अपने देश की संस्कृति को, हमको अपने देश के रोजगार को, हमको नौजवानों के सपनों को, सबको आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो सही उसमें है। जो भी जरूरी चीज हो, सरकार को जो भी जरूरी चीज लगेगी, सरकार उन चीजों पे काम करती है। और सरकार के प्रति जनता का विश्वास है। सरकार जो भी एक्टिविटी करती है, जनता को उस पर विश्वास है, तभी जनता ने अपना वोट, रुपया, आशीर्वाद हमको देकर फिर से हमको उत्तर प्रदेश की सेवा करने का मौका दिया। असल में आरोप ये लगते हैं, जो सवाल मैंने स्वतंत्र जी से भी पूछा था, अयोध्या में दीपोत्सव, कावड़ियों पर पुष्प वर्षा, सरकारी फंड से दुर्गा सप्तशती का पाठ और रामायण पाठ, सरकारी फंड से, फिर मैं वो ये चीज सही है, सरकारी फंड से रामायण पाठ सही या नहीं? बस सही या नहीं बता दीजिए, फिर मैं फिर वही बोल रहा हूं कि अगर किसी सरकार आगे बढ़ के हमारी संस्कृति को, हमारी धरोहर को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, ठीक है,
सरकार आगे बढ़ के जनता के अंदर विश्वास पैदा करने का काम कर रही है। सरकार बिना भेदभाव देखे उत्तर प्रदेश में गुंडाराज माफिया राज खत्म कर रही है। सरकार बिना भेदभाव के सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र तक पहुंचा रही है और जनता को सरकार पे विश्वास है। हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं और जनता ने अपना पूरा आशीर्वाद और विश्वास हम पे दिया है, तभी हम पूर्ण बहुमत से आए हैं और हम पूरी ईमानदारी से जनता के बीच में रहते हुए पूरी जवाबदेही और ईमानदारी से जनता के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, देश के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, आसिम भाई आ रहा हूं, एक और सवाल आपसे। देखिए, जो विपक्ष कहता है, जो राजनीतिक बातें हैं, उससे इतर आपकी परिभाषा, आपके हिसाब से योगी आदित्यनाथ और मुसलमानों के बीच रिश्ता क्या? योगी और मुसलमानों के बीच रिश्ता क्या? आपकी क्या परिभाषा है? क्योंकि आप अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। जो एक सही नेता की एक जनता से जो जुड़ा होना चाहिए, सही मायनों में अगर मैं बात करूं, चूंकि मैं भी एक आम मुस्लिम परिवार से आता हूं, आज आम मुस्लिम समाज में यह चर्चा है कि आज उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार है जिसने मुस्लिम समाज के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जो काम किया है, तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। और इसका एग्जाम्पल भी मैं एग्जाम्पल के साथ बताता हूं, क्योंकि जो अल्पसंख्यक बाहुल्य जो विधानसभाएं और लोकसभा थी, फॉर एग्जाम्पल आजमगढ़ की लोकसभा और रामपुर की लोकसभा, इन दोनों लोकसभाओं में जब उपचुनाव हुआ तो आपने देखा 50% से ज्यादा रामपुर में मुस्लिम आबादी है और अगर वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है तो इसका मतलब है कि मुसलमानों को योगी जी पे और मोदी जी पे भरोसा है। और मोदी मित्र, वो भी 25 अप्रैल से शुरू, सूफी संवाद। अच्छा आसिम भाई, आप उसी पर लौटते हैं, एनकाउंटर। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर सरकार आएगी, अगर अनुमति हो तो त्योहार के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। हाँ प्लीज प्लीज आसिम भाई प्लीज। इस समय बड़ा सौभाग्य है कि नवरात्र भी है और रमजान भी है जी। एक और हिंदू बहन भाई उपवास कर रहे हैं, मुस्लिम बहन भाई रोजा रख रहे हैं। आज से कुछ साल पहले जब ऐसा अवसर आता था कि हिंदू मुस्लिम त्योहार एक साथ होते थे तो प्रशासन, पुलिस, सबके पसीने छूट जाते थे कि क्या हो जाएगा। और आज ये कितना खूबसूरत संयोग है कि दोनों उपवास चल रहे हैं, रोजे भी हो रहे हैं, रमजान भी है, शाम को तरावी भी हो रही है। आपको कहीं पे किसी के मन में कोई शंका दिख रही है कि बवाल हो जाएगा? त्योहार मनाने के लिए होते थे, बवाल के लिए नहीं होते थे, शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं होते थे। और ये सबसे बड़ा परिवर्तन योगी सरकार में आया, इसलिए आया है क्योंकि आज 6 साल हो चुके हैं, लेकिन हर त्योहार से पहले योगी जी स्वयं एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं, एसपी, डीएमओ, सभी वरिष्ठ अधिकारियों की एक एक चीज ध्यान से देखते हैं। मुझे याद है पिछले साल मैं पुलिस कमिश्नर कानपुर था और होली और शायद शब बारात त्योहार दोनों एक दिन पड़े थे और कितना खूबसूरत प्रबंध उसका योगी जी के निर्देशन में हुआ था। होली के समय मुस्लिम समूह स्वागत कर रहे थे और उससे एक रात पूर्व हिंदू समूह स्वागत कर रहे थे। तो एक समय था समाजवादी पार्टी का जब मुस्लिम भाइयों को डरा के रखा गया कि ये गड़बड़ हो जाएगी और उसमें जो आपराधिक एलिमेंट था उसको बढ़ावा दिया गया। आज आपराधिक एलिमेंट चाहे वो किसी धर्म संप्रदाय का हो उसको कुचल दिया गया है पूरी तरीके से और जो नियम से चलने वाले लोग हैं वो खुशहाली के साथ त्योहार मना रहे हैं। हम अपने सामने इसका सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण आज देख रहे हैं। एनकाउंटर करने वाला अफसर जेल जाएगा, अखिलेश यादव। सरकार बनेगी, एनकाउंटर जितने कर रहे हैं पुलिस वाले सब जेल जाएंगे, अखिलेश यादव कह रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में जिस प्रकार पुलिस के मनोबल को गिराने के लिए कार्य किया वो सबके सामने है। वो चाहे बल प्रयोग का मुद्दा हो या सबसे पहला भर्ती का ही मुद्दा हो। समाजवादी पार्टी की सरकार 2003 से 7 की जो सरकार थी उसमें 17 आईपीएस अफसर सस्पेंड हुए और उनके जेल जाने की नौबत थी क्योंकि इस प्रकार की भर्तियां हुई कि जिसमें भारी गफलत थी और सूचियां समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बनती थीं, चंदा दिया जाता था, बाकायदा रसीद मिलती थी और उस पर भर्ती जाकर के होती थी। इसके बाद प्रक्रिया को सुधारा गया। 2012 से 17 समाजवादी पार्टी की सरकार रही। इन्होंने फिर एक परिवर्तन किया कि 10वीं और 12वीं के नंबरों के आधार पे सिपाही बनेंगे। फिर उसमें गड़बड़ हुई जिसको योगी जी ने पूरी तरीके से अब ठीक किया। तो अखिलेश जी का यही काम है कि पुलिस के मनोबल को गिराओ ताकि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया की जो उनकी योजना थी वो आगे बढ़े। लेकिन इसके ठीक विपरीत योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपराधियों को जीरो टॉलरेंस के प्रति देख के चलती है। कठोर कार्रवाई हो रही है, कानून के
चौखट पे कानून के रास्ते कार्रवाई हो रही है। इनकाउंटर्स शुरू में हुए क्योंकि पुलिस ज्यादा गोलियां चला रही, अपराधी ज्यादा गोली चलाते थे, पुलिस जवाब दे रही थी। आज अपराधियों का मनोबल गिरा हुआ है, उमेश पाल पुलिस का बल तो ऊंचा हुआ ना, उमेश पाल शूट आउट हुआ। कुछ एक अपराधियों के मन में अभी कुछ कंफ्यूजन है, और हाँ वो कुछ कंफ्यूजन है, कभी कभी वो उठता है और उस कंफ्यूजन को पूरी तरीके से जेल से कंफ्यूजन पूरी तरीके बिल्कुल जिनके मन में अभी भी कंफ्यूजन है कि योगी सरकार में कानून का राज किस तरह चलेगा, उस कंफ्यूजन को भी दूर किया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है अगले 4 साल में ये कंफ्यूजन पूरी तरह दूर हो जाएगा और कानून का राज ऐसा हमारा मस्तिष्क में बैठ जाएगा कि हम सब जो विकास की राह आज खुली है, उद्योगों की राह खुली है, जो उमंग देश में है, प्रदेश में है, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। एक कंफ्यूजन उमेश पाल, क्योंकि उसकी बात हो रही है, उसमें अखिलेश जी का आरोप है कि ये उमेश पाल हत्याकांड में जो लोग शामिल हैं उनका बीजेपी से कनेक्शन है। ये तो सब सामने प्रमाणित है। अतीक किसके विधायक हैं, किसके सांसद रहे हैं, उनकी पत्नी किसके साथ हैं, चित्र जो आरोपियों के आए हैं वो किसके साथ आए हैं, सब कुछ स्पष्ट है। और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, हमारी सरकार की नीति बड़ी स्पष्ट है, अपराध का जीरो टॉलरेंस। भारतीय जनता पार्टी का कोई साथी, मेरा भाई भी अगर अपराध कर रहा है तो उसके लिए कानून बराबर है, आप उसको सजा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति बीच में कभी नहीं आएगा किसी अपराधी को बचाने के लिए। नितिन जी, एक सवाल आपसे दिल्ली को लेकर ले लेते हैं। आप लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं योगी सरकार के 6 साल, वहां दिल्ली में सत्याग्रह बना रही है कांग्रेस पार्टी। सदस्यता चलेगी राहुल जी की, यहाँ के पूर्व सांसद थे, वायनाड गए, वहां के भी नहीं रहे, सत्याग्रह नहीं। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी के लोगों से, ये कानून कौन लेकर आया था? देश में जब यूपीए की सरकार थी, मुझे याद है अच्छी तरीके से, जब एक ऑर्डिनेंस उनकी सरकार आदरणीय, उनके प्रधानमंत्री, जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, वो एक ऑर्डिनेंस लेकर आए थे और उस ऑर्डिनेंस को फाड़ने का काम राहुल गांधी जी ने किया था। और सही किया था, गलत किया था? नहीं, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। तो वो इस मंशा के साथ किया गया था। उस वक्त उनकी सोच थी कि हम अपराधियों, हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ नहीं खड़े होंगे। तो जब वही कानून लेकर आए और उस कानून के तहत आज उनकी सदस्यता, लोकसभा की सदस्यता चली गई, तो फिर शोर किस बात का मचा रहे हैं? ये तो कानूनन कार्रवाई हुई है, ये कोई राजनीतिक दोष से तो किया नहीं गया है। कोर्ट ने सजा सुनाई, उनको जो सजा हुई उस कानून के तहत उनकी सदस्यता चली गई, तो फिर सड़कों पे उतरना, माहौल को खराब करने की कोशिश करना, ये मैं समझता हूँ ये उचित बिल्कुल भी नहीं है। और जो ढोंग कांग्रेस पार्टी आज देश के सामने कर रही है, उसका जवाब उन्हें आने वाले लोकसभा चुनाव में मिल जाएगा। उस वक्त जो ऑर्डिनेंस फाड़ा नहीं था, फाड़ने की बात कही थी, फाड़ा नहीं था, उस वक्त जो ऑर्डिनेंस का विरोध उन्होंने किया तो सही था, गलत था? नहीं, वो तो अब वही बताएंगे। अगर आपके हिसाब से मतलब वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक तरीके का स्टेप था कि जो भ्रष्टाचारियों को कवच देने का काम कर रहा था वो ऑर्डिनेंस, हाँ। लिली थॉमस वाले मामले में जो मनमोहन सरकार लेकर आई थी, हाँ। तो राहुल गांधी ने आज जो हुआ, छोड़िए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो राहुल गांधी ने वो ऑर्डिनेंस फाड़ने की बात करी और उसका विरोध किया, वो सही था? नहीं, मैं किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, क्या सही था, क्या गलत था, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी कीमत पे हो, किसी भी स्थिति में, लेकिन वो ऑर्डिनेंस तो भ्रष्टाचारियों के कवच का काम कर रहा था। अगर राहुल गांधी उस ऑर्डिनेंस को फाड़ने की बात कर रहे हैं, सही या गलत? अगर उन्होंने उनके हिसाब से सही था, वो ठीक उन्होंने किया। आपके हिसाब से? नहीं, हम देखिए, कोई भी राजनीति में ना अपराधी का और ना भ्रष्टाचारियों का कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। तो सही किया था उन्होंने फाड़ के? उन्होंने जो भी किया था, और आज उनके ही कानून के आधार पर आज सही था, गलत था, इतना तो हम कह ही सकते हैं। देखिए, मैं कह दूं सही था, सही था, ठीक है, ठीक। तो आज उसी कानून के आधार पे अगर उनकी सदस्यता गई है, तो फिर शोर किस चीज का मचा रहे हैं? वो कह रहे हैं उन्होंने ओबीसी का थोड़ी ना अपमान किया, वो तो मोदी जी के लिए बोल रहे थे, नीरव मोदी, ये मोदी, वो मोदी, उन्होंने बोला सारे मोदी चोर ही क्यों, तो ये ओबीसी का अपमान कैसे हो गया? नहीं, आप ये बताइए, ये पहली बात तो अगर पिछड़े समाज का कोई अपमान करेगा देश के, तो उसे तो बिल्कुल भी पिछड़ा समाज देश का स्वीकार नहीं करेगा। और आप ये कौन होते हैं कहने वाले, प्रमाणित करने वाला कि कौन चोर है कौन नहीं चोर? ये तो कानून बताएगा कि कौन चोर है कौन चोर नहीं, उसके लिए कानून बना हुआ है। उसके लिए देश का कानून बताएगा कि कौन चोर है, कौन बेईमान है, कौन भ्रष्टाचारी है। ये आपको अधिकार किसने दे दिया? तो मैं समझता हूं कि जो उन्होंने किया उसकी सजा उन्हें मिली है। आरोप तो ये लगते हैं कि एक सवाल बस मैं ले रहा हूं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। आरोप तो ये लगते हैं कि
दलितों और पिछड़ों का शोषण योगी सरकार में हो रहा है। अखिलेश यादव ये कहते हैं, उनकी पार्टी के नेता तो रामचरितमानस को भी गलत तरीके से कोट करते हैं और कहते हैं कि शूद्र और दलितों के साथ क्या करा जा रहा है आपकी सरकार में। देखिए, मैं आज आपको ये बता सकता हूँ, आज हमारी सरकार अगर 37 वर्षों बाद उत्तर प्रदेश में दोबारा लौटकर आई है, वो भी पूर्ण बहुमत से, तो वो केवल उत्तर प्रदेश के जनमानस का विश्वास है और उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों का विश्वास है। और आज जो आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, हम बिना भेदभाव के उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। बिना किसी जाति आधार पे, बिना किसी मजहब के आधार पे जो योजनाएं बन रही हैं, उन योजनाओं का लाभ उन सभी लोगों को पहुंचाने का काम किया है जो पात्र हैं, जो उस योजना पे लाभान्वित हो सकते हैं। हम समाजवादी पार्टी की तरह भेदभाव तरीके से काम नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी का आपको समय याद होगा, जब सरकार थी, जो सरकारी योजना या सरकारी भर्तियों की बात आती थी तो कुछ खास जनपद ले लिए जाते थे और एक जाति विशेष के लोगों को छांटकर उनको नौकरियां दे दी जाती थी। ये काम योगी सरकार नहीं करती है। योगी सरकार सबके विकास और सबके विश्वास पे के नारे को लेकर आगे बढ़ रही है। जब आप समाजवादी पार्टी में थे तो ये सब होता था वहां पर? मेरा विरोध इसी बात का था। हम लोग इसी बात का विरोध करते थे कि अगर प्रदेश के नौजवानों को अगर नौकरी देने की बात आ रही है तो केवल आप एक ही जाति विशेष के नौजवानों को क्यों छांट रहे हैं? प्रदेश के सभी नौजवान उसमें होने चाहिए, सभी लोगों को उसमें अवसर मिलना चाहिए। जो काबिल है, जिसमें काबिलियत है, उसको सरकारी नौकरी दी जाए। आप जो भेदभाव करते थे, मैं उसी चीज का विरोध करता था। दानिश भाई, तो धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं होता ना, मतलब उत्तर प्रदेश में? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर पूर्वी राज्यों में जीत के बाद एक संबोधन दिया था, जिसमें मुझे याद है उन्होंने कहा था कि बीजेपी की इस तरह की ब्रांडिंग कर दी गई है एंटी माइनॉरिटी, मतलब मुसलमानों को डराया जाता है बीजेपी के नाम से। योगी, मोदी, मुसलमानों को डराया जाता है। आपको लग रहा है वो चीजें बदली हैं? आजमगढ़ का उदाहरण आपने दिया, रामपुर का उदाहरण आपने दिया, गुजरात का भी उदाहरण है। मुस्लिम बहुल 12 में से 10 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। लग रहा है चीजें बदल रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये बड़ी दुख की एक बात हुआ करती थी कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, इन्होंने हम मुसलमानों को हमेशा केवल एक वोट बैंक समझा। हमेशा हमें डरा के, हमें बहला के और हमें विकास से दूर रखने का काम किया। ना ही उन्होंने हमारी शिक्षा के बेहतरी के लिए कोई काम किया, हमारी सामाजिक सुरक्षा के लिए, ना ही हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए कोई काम किया। हर चुनाव में वो हमारे बीच में आते थे और हमें बहला के, फुसला के, हमें डरा के हमारा वोट लेते थे, लेकिन कभी भी जब वो सत्ता में आते थे हमारा ही वोट लेके, तो हमारी बेहतरी के लिए कोई काम नहीं करते थे। लेकिन आज केंद्र में जब 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार बनी, उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के नौजवानों के हाथ में, एक हाथ में कुरान शरीफ और एक हाथ में लैपटॉप यानी टेक्नोलॉजी यानी विकास होना चाहिए। और इस सोच को हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ग्राउंड लेवल पे उतारने का काम किया। मैं आपको बहुत बेसिक लेवल की बात बताऊं कि मदरसा एजुकेशन, उन मदरसों में जहां आम मुस्लिम परिवार का बच्चा पढ़ने जाता है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उन बच्चों को भी अधिकार है कि उसको अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो आज उन मदरसों में हमारे बच्चे जो आम मुस्लिम परिवारों के हैं, वो दीन इस्लाम की भी शिक्षा लेते हैं, उर्दू, अरबी, फारसी भी पढ़ते हैं और वो मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर भी पढ़ते हैं। ये काम हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया। हमने कहा कि हमारे मदरसों में जो बच्चा पढ़ के निकले तो अच्छी से अच्छी उर्दू बोले, अच्छी से अच्छी अरबी बोले और उसको फटाटेदार इंग्लिश भी बोलने का अधिकार है। और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको वो तमाम चीजें मुहैया कराना जिससे कि वो जीवन में अपने आगे बढ़े। हमने मदरसा एजुकेशन में एनसीईआरटी कोर्स लागू किया, हमने मदरसा में एनसीसी एनएसएस लागू किया, मदरसा एजुकेशन को डिजिटली पावरफुल करने के लिए, क्योंकि आज हमारे देश और दुनिया टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हमारा मदरसा इस टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं रहना चाहिए। इस सोच के साथ जब योगी 2.0 आई, पिछले साल जब हम सरकार में आए, हमने पहला काम यह किया कि मदरसों के पाठ्यक्रम को ऑनलाइन करने का काम किया। आज एक एप्लीकेशन मदरसा ई लर्निंग ऐप, मेला ऐप हमने डेवलप किया है, जिसमें प्रदेश के किसी भी कोने में बैठा हमारे मदरसे का छात्र अपने मोबाइल फोन पे मदरसे का पाठ्यक्रम भी और मदरसे के टीचरों का लाइव क्लासेस भी देख सकता है। हमने उसके एजुकेशन को बढ़ाने का काम किया। आप दानिश भाई उन लोगों को क्या कहेंगे, शफीकुर रहमान बर्क से लेकर एसटी हसन बयान भरे पड़े हैं, उन लोगों को आप क्या कहेंगे जो ये मदरसा के मॉडर्नाइजेशन को ये कहते हैं कि आप हमारे धर्म में दखल मत दीजिए, ये धर्म दखल अंदाजी है, मदरसा
की मॉडर्नाइजेशन या एजुकेशन को मॉडर्नाइज करने की बात, ये धर्म में दखल अंदाजी, उनको आप क्या कहेंगे? देखिए, चूंकि मैं खुद एक नौजवान हूं और हमारे कम्युनिटी के नौजवानों की मैं सोच आपको बताता हूं। हमारे कम्युनिटी के नौजवानों को कहना है कि हमको बयानबाजों की जरूरत नहीं है, हमको ऐसे किसी भी बयानबाज की जरूरत नहीं है जो हमको डराए, बहकाए, फुसलाए। हमको हमारे ठोस विकास की जरूरत है, जो हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार बखूबी कर रही है। आज नौजवानों को, मुस्लिम समाज के आम लोगों को, हमारे मुस्लिम समाज के इंटेलेक्चुअल लोगों को, हमारे मुस्लिम समाज के संभ्रांत लोगों को हमारी सरकार पे भरोसा है। अल्पसंख्यक बाहुल, एक और मैं एग्जाम्पल दूंगा। आम मुस्लिम परिवार जहां बैकवर्ड मुस्लिम्स रहते हैं, पसमानदा मुस्लिम, जिसका जिक्र हमारे मैं भी उन्हीं की बात कर रहा था। प्रधानमंत्री ने पसमानदाओं का जिक्र किया, बोहरा समाज का जिक्र किया, तो पसमानदाओं को पसंद है मोदी जी, योगी जी? देखिए, अगर हम शायद 80-85% है पसमानदा, अगर मैं गलत, मोर देन 80% है, मोर देन 80%। मुसलमानों का 80% पसमानदा जी, ये मुसलमानों का 80-20 हो गया ना बेसिकली। देखिए, अगर हम मुस्लिम समाज की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमको जो हमारे फॉरवर्ड मुस्लिम्स हैं और जो बैकवर्ड पासमानदा मुस्लिम्स हैं, दोनों के डेवलपमेंट को आगे इक्वली बढ़ाने की जरूरत है। तभी ओवरऑल हमारा मुस्लिम कम्युनिटी आगे बढ़ पाएगा। अगर हम इस कमरे को खूबसूरत करने की बात करते हैं तो कमरे का एक एक कोना खूबसूरत होना चाहिए, ठीक है ना। हमको ओवरऑल मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट की अगर चिंता है तो हमारा जो पासमानदा समाज है, जो पिछड़ा समाज है, उसके डेवलपमेंट के लिए भी हमें काम करने की जरूरत थी, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने समझा और धरातल पे हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए काम किया। आज अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से हमने ITI, पॉलिटेक्निक, डिग्री कॉलेज, तमाम ऐसे स्टेडियम्स, साफ पानी के पीने के लिए पानी की टंकियां बनाई और 22 डिग्री कॉलेज आज उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं, जिसमें 16 डिग्री कॉलेज केवल हमारी बहनों के लिए हैं। तो हमने वुमेन्स एजुकेशन पे भी माइनॉरिटीज के फोकस किया है, ताकि हम ओवरऑल माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट की बात जो कहते हैं उसको हम एक सही तरीके से धरातल पे उसको उतारने का भी काम करें। और आज इसी वजह से माइनॉरिटीज में एक विश्वास है, जो विश्वास अभी लोकसभा के उपचुनाव में दिखा और ये विश्वास आपको 24 के लोकसभा में भी दिख जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आसिम भाई आपका, नितिन भाई आपका और दानिश भाई आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस रोचक बातचीत के लिए। और मैं चाहूंगी कि कुछ देर और आप मंच पर रहिए और इसी के साथ मैं गुजारिश करूंगी न्यूज़ 18 इंडिया के मैनेजिंग एडिटर किशोर अजवाणी जी का मंच पर आए और उन्हें धन्यवाद दें।